Hello everyone, this is Political Science Net Achievers YouTube channel. Welcome back again on this video. आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की विच आर रिलेटेड फ्रॉम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए हैं। तो इससे पहले भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन उनके लिंक हैं, वन बाय वन आप देख सकते हैं। जितने भी हमने सारे जो भी लेक्चर हमने अपलोड किए वो सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब ये होगा 20 से 30 सितंबर 2022 के बीच में होगा। तो तब तक आपको बहुत टाइम मिल चुका है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 45 डेज़ जो है 45 या 40 डेज़ आप मान के चल लीजिए। ठीक है, तो 40 दिन बहुत हैं आपके पास और 40 दिन में आपकी एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। जो तैयारी नहीं कर पाए हैं या जिनकी तैयारी हो चुकी है वो अपनी रिवीजन कीजिए, जिनकी नहीं हो पाई है उनको एक अच्छा मौका मिल गया है। ठीक है, तो हम दोबारा से इन सारी वीडियोस को अपने दोबारा रेगुलर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्ट है दैट इज़ लोकप्रिय संप्रभुसत्ता क्या है। ठीक है, पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है, लोकप्रिय संप्रभुसत्ता। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान और संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जो जनता को ही दी गई है। इसका अर्थ क्या है? इसको जो है लोकप्रिय संप्रभुसत्ता कहा जाता है। मतलब वो प्रभुसत्ता जो किसके हाथों में, वास्तव में जनता के हाथों में ही है ये सारी पावर। ठीक है, कि संविधान को किसने बनाया है? लोगों ने ही बनाया है। और अंतिम शक्ति किसके पास है? लोगों के पास ही है। ठीक है, जनता के पास है। सेकंड में जो पॉपुलर सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं कि ये विचार किससे जुड़ा है, लोकप्रिय संप्रभुसत्ता का विचार किससे जुड़ा है? ये रूसों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हु सेड भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है? आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ शेड्यूल कब जोड़ी गई? तो देखिए 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट होता है और नाइन्थ शेड्यूल जोड़ी गई थी। और आपने मुझे बताना है कि नाइन्थ शेड्यूल किससे संबंधित है। ठीक है, जो 10th शेड्यूल है वो कब जोड़ी गई? ये 1985 में जब 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो किसके ऊपर आधारित था? ये था आपका दल बदल पर। ठीक है, आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ था। ठीक है, जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1985। उसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 11वीं और 12वीं अनुसूची ये क्रमशः मतलब 73rd में जो है 11वीं अनुसूची और 74th अमेंडमेंट एक्ट में 12वीं अनुसूची जो है 1992 में जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, SC और ST व अन्य अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 16 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी प्रोविज़न किस संविधान के भाग है? किस संविधान के भाग में है? ठीक है, संविधान के किस भाग में जो है आपातकाल उपबंध है या इमरजेंसी प्रोविज़न है? तो भाग 18 जो है संविधान का वो रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविज़न से। जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ अध्यक्षात्मक व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर होता है, पावर्स को जो है सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर होता है मतलब शक्ति संलयन, यानी जहाँ विधायिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, तो वहाँ पे उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? वो संसदीय शासन व्यवस्था है। या संसदीय शासन व्यवस्था में जो है फ्यूजन ऑफ पावर पाया जाता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, इस तरह से कई बार मैच करने के लिए भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संघात्मक विशेषताएं। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो फेडरलिज्म है आपका, ठीक है, उसकी मेन फीचर्स क्या क्या होती है? उसमें क्या होता है? देखिए, 2 सरकारें होती है, शक्तियों का विभाजन होता है। 2 सरकारें मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आपका शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? डिवीजन ऑफ पावर, मतलब आपकी जो संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसमें जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया, तो ये भी संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं पाई जाती हैं ये भी। और लिखित संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, इसमें संविधान की कठोरता भी होती है। कठोरता क्यों है? क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें राज्यों, केंद्र के साथ साथ जो है राज्यों की भी मान्यता होना ज़रूरी है। 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पारित होना ज़रूरी, इसलिए वो संविधान वो जो है कठोर बन जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे। और संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, आपको पता ही है। उच्च सदन राज्यसभा राज्यों की। ठीक है, जो संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और राज्यसभा राज्यों की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है क्या है? इस संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम एकात्मक विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए एकात्मक में क्या होता है कि एक संविधान है, ठीक है, उस हिसाब से जो हमारा देश जो है एकात्मक हो जाता है। एकल नागरिकता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। एकल न्यायपालिका है, आपात उपबंध,
ठीक है, क्योंकि देखिए आपातकाल जब लगता है तो जो स्टेट होते हैं उनके पास जो पावर्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं स्टेट भी जो है सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना कहीं ना कहीं ये भी एक आपका एकात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। और जो सशक्त केंद्र है, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज हो जैसे IAS IPS, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे संविधान को संघात्मक की जगह एकात्मक बना देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसंघ या क्वासी फेडरेशन जो है ये वर्ड किसने यूज़ किया है भारत के संविधान के लिए? तो ये केसी वियरे ने कहा है। ठीक है, क्वासी मीन्स क्वासी केसी, आपने इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, क्वासी केसी, क्वासी फेडरेशन मीन्स केसी वियरे ने कहा है। और जो सौदेबाजी का संघ कहा है, बार्गेनिंग फेडरेशन जो कहा है, किसने कहा है भारतीय संविधान को? ये मॉरिस जोन्स ने कहा है, बार्गेनिंग, ठीक है, फेडरलिज्म। और जो सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। केंद्रीयकरण प्रवृत्ति वाला संघवाद, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक का मिश्रण, तो ये किसने कहा? ये दुर्गादास बासु ने कहा, या DD बासु को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो आपको मैच करने के लिए आता है कि किसने भारतीय संविधान को क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद जो संघवाद है वो संविधान का मूल ढांचा है? ठीक है, तो 1994 में SR बोम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद जो है संविधान का मूल ढांचा। ठीक है, यहाँ पे संघवाद की बात हो रही है, आपने याद रखना है कि संघवाद जो संविधान का मूल ढांचा है किस केस में कहा गया है? ये 1994 में SR बोम्मईवाद में कहा गया है। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ ये है कि सरकार के तीनों अंग संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है और यहाँ संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायपालिका कहाँ पर सर्वोच्च है? तो USA अगर हम बात करें तो वहाँ पे न्यायपालिका जो है सर्वोच्च है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है? देखिए इंडिया में संसदीय संप्रभुसत्ता व न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पे मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। इंडिया में USA की तरह न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है क्योंकि भारत में विधि की उचित नहीं बल्कि स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है यहाँ पे। एंड भारत में संसद भी शक्तिशाली है क्योंकि वह मूल ढांचे को छोड़ संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है संसद। ठीक है, कानून बना के बस मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो वही न्यायपालिका संसदीय विधियों का पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो संसद के द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी, जो भी कानून बनाया जाएगा, उसका जो न्यायपालिका क्या कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू करके उसको जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बता सकती है कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको रद्द कर सकती है। इसलिए यहाँ पे न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वन, मूल संविधान में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया? तो ये देखिए जब एक इमरजेंसी लगती है हमारे देश में, वो है आपकी जब सशस्त्र विद्रोह होता है। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि किन किन आधारों पर जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, तो देखिए जब एक शब्द था यहाँ पे आंतरिक अशांति, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये 1975 की जो आपकी जो इमरजेंसी थी वो कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर लगाई गई थी। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो उस टाइम जनता की सरकार थी, ठीक है, इस टाइम क्या हुआ कि ये जो वर्ड था आंतरिक अशांति, इसको जो रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह की जगह, मतलब यहाँ पे जो है सशस्त्र विद्रोह अब यूज़ किया जाने लगा है वर्ड। ठीक है, तो ये 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये शब्द जो है चेंज किया गया है आंतरिक अशांति। ठीक है, और जनता सरकार के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिए गए? USSR से लिए गए हैं। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय जो आर्टिकल 51A में और पार्ट 4A, ठीक है, ये जोड़ा गया था, उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और आपने कमेंट करके बताना कि वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है।
नेक्स्ट वन, आर्टिकल 326 किससे रिलेटेड है? देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से रिलेटेड है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 326। और जो 61वां अमेंडमेंट एक्ट 1989 में हुआ था, ये किससे संबंधित था? ये आपकी वोटिंग एज से संबंधित था। आपका जो वोट करने की जो एज थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी? ये 1989 में। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 61 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1978 हुआ था, उसके द्वारा जो है जो आर्टिकल 31 है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको हटाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मौलिक अधिकार आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44th, ठीक है। मताधिकार वचन के आधार क्या होते हैं? तो अनिवास, चिंतनकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर जस्टिशिएबल। बिल्कुल, क्या ये सही है या नहीं है? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये जस्टिशिएबल हैं, ठीक है। आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है। एक बार इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लेना। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने बताया, ये हमें जस्टिशिएबल है, एक्चुअली ये नॉन जस्टिशिएबल है। आपको एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। अगर इसको जो है लागू नहीं किया जाता स्टेट के द्वारा, तो इसके अगेंस्ट हम जो है नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। जो आर्टिकल 226 है, ये हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 के द्वारा जो है हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है, नेचर में ये नेगेटिव माने जाते हैं क्योंकि ये राज्य के खिलाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन में हाँ किस सूची का जो स्थानीय स्वशासन है वो किस सूची का विषय है, ठीक है। तो जो स्थानीय स्वशासन है आपका, जो लोकल गवर्नेंस है, वो है आपका राज्य सूची का विषय, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सकारात्मक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इसका उल्लेख है संविधान में, ठीक है। ये कल्याणकारी राज्य तथा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को राज्य की आत्मा किसने कहा है? तो ये आपकी जो जॉन ऑस्टिन है, ठीक है, इन्होंने जो है डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा है। तो ये कोटेशन आप याद रखिएगा। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, क्योंकि ये देखिए आर्टिकल 40 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। और उसमें आर्टिकल 40 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य के द्वारा ये कोशिश की जानी चाहिए कि अपने राज्य में जो है पंचायत का निर्माण करें, ठीक है, और पंचायतों के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जाए, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। भाग 9 जो है कब जोड़ा गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट भाग 9 और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, एक तो भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। और ये किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसमें भाग 9 क जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई, और इसमें जो 18 विषय हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिकाओं से संबंधित है, 74th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश है वो किस आर्टिकल के द्वारा जारी किया जा सकता है? 123 के द्वारा। और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? 213। तो आपने कुछ नहीं करना, जो बीच में 2 है इसको इस तरफ लेना, तो 213 बन जाएगा 123 का, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, और 213 में राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट वन, कि राज्य विधान परिषद का सृजन व उत्साद, मतलब इसको बनाया भी जा सकता है और इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 169, जो आपकी राज्य की विधान परिषद जो होती है, ठीक है, जो आपका द्वितीय सदन होता है। नेक्स्ट वन है, इसमें जो राज्य विधानसभा होती है सिर्फ सिफारिश करती है, ठीक है, इसको बनाने या इसको ख़त्म करने के लिए राज्य की विधानसभा सिर्फ सिफारिश करती है संसद में, और संसद को ये पावर है कि वो किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन कर सकती है, बना सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, आर्टिकल 169 के तहत। ना विच आर्टिकल रिलेटेड विद अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आपका जो महान्यायवादी है आर्टिकल 76 रिलेटेड विद अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नाउ विच आर्टिकल रिलेटेड विद एडवोकेट जनरल, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, ये सेंटर का होता है, और महाअधिवक्ता या जो एडवोकेट जनरल होता है ये स्टेट का होता है, और इससे संबंधित है 165 जो आर्टिकल है, ठीक है। नाउ विच आर्टिकल रिलेटेड विद सुप्रीम कोर्ट, तो 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और हाई कोर्ट से रिलेटेड है 214। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे। और ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने नोट किए थे, आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
तो आप इन चीज़ों को पढ़िए, नोट कीजिए, और डेली आप सुबह सुबह उठ के, जब आप सुबह उठते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा आप जो है फैक्ट्स रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। डेली पढ़िए आपको, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक जय हिंद।